एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम चैप्टर 4 कर रहे हैं, जो कि आपका क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, क्लास 12th का हम लोग अभी चैप्टर 4 कर रहे हैं। तो आज हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस से शुरू करना है। इसके 3 पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए, अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज लॉ ऑफ डोमिनेंस की। ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर देख लिया था कि जो मेंडल जी थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने प्रपोज किए थे 2 जनरल रूल्स, जो कि हमारी उनकी जितनी भी समझ थी ना इनहेरिटेंस को लेकर, वो उन्होंने एक जगह पे कंपाइल करके ये रूल बनाए हैं, जो कि आपका एक तो है लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सबसे पहले हम लॉ ऑफ डोमिनेंस को देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहली चीज़ की जो करेक्टर्स हैं, उन्हें ये पता लगा कि जितने भी करेक्टर्स हैं, हाइट हो गया, कलर हो गया, ये सब जो करेक्टर्स हैं, इनको एक यूनिट है जो इसको कंट्रोल करती है, जिसको उन्होंने नाम फैक्टर्स नाम दिया। फिर उन्हें पता चला कि ये जो फैक्टर्स हैं, जिनको आज हम जीन्स बोलते हैं, इन्हीं को उन्होंने फैक्टर नाम दिया था। ठीक है, तो उन्हें पता चला कि फैक्टर्स जो हैं वो हमेशा पेयर्स में ही अवेलेबल होते हैं, और अगर डिसिमिलर पेयर है तो उसमें क्या होता है, एक मेंबर जो है वो दूसरे के ऊपर अपने आप को डोमिनेट करता है, अपने आप को एक पेयर एक्सप्रेस करता है और दूसरा जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो वो रिसेसिव कहलाता है, और जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है वो डोमिनेंट कहलाता है। उसमें ये हम देख चुके हैं सब कुछ। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है, इसका यूज़ किया जाता है टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F1 एंड एक्सप्रेशन ऑफ बोथ। जो हमने देखा ना कि जब हमने देखा था कि टॉल और ड्वार्फ वाले जब हमने पेरेंट्स लिए थे, तो उसमें हमने ये चीज़ देखी थी ना कि जो बच्चे हैं F1 में तो हुआ था कि F1 में तो आपके सारे टॉल निकले थे, लेकिन जब F2 में गए हम, तो हमें F2 में क्या मिला था, F2 में हमें मिला था कि आपके 3 तो टॉल थे और एक ड्वार्फ भी मिला था। ठीक है, तो वही सब इन्होंने एक्सप्लेन किया है इससे लॉ ऑफ डोमिनेंस के थ्रू। ठीक है, और जो आपका 3:1 का रेशियो हमें F2 में मिला था, वो भी इन्होंने एक्सप्लेन किया है। अब आते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे। ठीक है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, ये लॉ इस फैक्ट पे बेस्ड है कि जो एलील्स होते हैं वो ब्लेंडिंग नहीं शो करते। ठीक है, एंड दैट बोथ द करेक्टर्स आर रिकवर्ड, और दोनों ही करेक्टर रिकवर हो जाते हैं F2 जनरेशन में, जैसा कि हमने टॉल और ड्वार्फ दोनों को हमें मिल गए थे, जो कि हमें F1 में नहीं मिल रहे थे। F1 में हमें सिर्फ टॉल मिला था और F2 में दोनों मिल गए थे। ठीक है, तो द पेरेंट्स कंटेन 2 एलील्स। जब गैमीट की फॉर्मेशन होती है तो जो पेरेंट हैं उसमें उनमें 2 एलील वो कंटेन करते हैं, और जो फैक्टर या फिर जो एलील होता है पेयर का, वो एक दूसरे से अलग हो जाता है। अदर सच दैट कि जो गैमीट है उसमें सिर्फ 2 में से एक ही फैक्टर जाता है। ठीक है, ऑफ कोर्स, और जो होमोजाइगस पेरेंट होते हैं, होमोजाइगस मतलब जिसमें दोनों में सेम होगा, होमोजाइगस पेरेंट जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ऑल गैमीट्स दैट आर सिमिलर। ठीक है, अब इनमें जो गैमीट प्रोड्यूस भी होगा तो वो टी ही प्रोड्यूस होगा ना, तो ये सिमिलर ही प्रोड्यूस होगा। और वहीं पे जो हेट्रोजाइगस वाला है, वो जैसे कि हेट्रोजाइगस वाली कौन सी कंडीशन होगी, जिसमें एक आपका कैपिटल और एक स्मॉल टी है, तो इसको हेट्रोजाइगस बोलते हैं। तो ये जब गैमीट प्रोड्यूस करेगा तो ये दोनों करेक्टर के अलग अलग गैमीट प्रोड्यूस होंगे। आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। ठीक है, और दोनों में इक्वल प्रपोर्शन में 2 गैमीट प्रोड्यूस होंगे विद इक्वल प्रपोर्शन 50-50% में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हमें देखना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, व्हेन द एक्सपेरिमेंट ऑन पीस वर रिपीटेड, जब जो पीस पर एक्सपेरिमेंट को दोबारा से दोहराया गया, अदर ट्रेट का इस्तेमाल करके दूसरे करेक्टर्स लिए गए दूसरे प्लांट्स में, तो ऐसा पाया गया कि कभी कभार F1 जनरेशन हैड फिनोटाइप जो किसी भी पेरेंट से नहीं रिजेंबल कर रहा और उन दोनों के बिल्कुल बीच में है। ठीक है, ऐसा ही जो इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन डॉग फ्लावर, जिसको स्नैपड्रैगन या फिर इसका साइंटिफिक नेम एंथेरिनम स्पीशीज इज अ गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इसमें सबसे पहले हम इस
डायग्रामेटिक उससे समझते हैं, पिक्चर से। सबसे पहले ये जनरेशन है, पेरेंट इसमें रेड है जो कि आपका डोमिनेट है, जिसको कि आपका कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। वहीं पे वाइट है जो कि स्मॉल स्मॉल से किया है, क्यों, ड्वार्फ है। उसके बाद जब गैमीट्स बनेंगे, हमने अभी पीछे ही देखा था कि जब होमोजाइगस वाली कंडीशन है तो एक एक गैमीट इक्वल ही बनेगा, वही गैमीट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर, यहाँ पे स्मॉल। लेकिन जब F1 जनरेशन आई तो हमने देखा कि ये जो है ये ना तो रेड कलर का है ना तो वाइट कलर का है, ये समथिंग उनके बीच ही में है कि रेड और वाइट को आप मिक्स करेंगे तो पिंक कलर बन जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बीच में ही बन गया है। और जब F2 जनरेशन, जब इनका क्रॉस कराया गया, इसी को सेल्फिंग कराई गई, तो यहाँ पे लिख के जब ये सेल्फिंग कराई गई तो आपका हमें जो मिला, रेड हमें एक मिला, पिंक हमें दो मिले इस बार, और एक वाइट मिला। और ऐसे ही जीनोटिपिक में भी हुआ, एक आपका आर था, एक आर स्मॉल आर, दो मिले हमें, और स्मॉल वाला 1 मिला, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। तो अब इसको समझते हैं इसमें हुआ क्या है। तो ये जो चीज़ है इसका एग्जाम्पल हमें किस में देखने को मिलता है, एंथ्रीनम स्पीशीज़ में मिलता है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। अब देखो, क्रॉस कराया गया जो हमने देखा, ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर जो कि कैपिटल आर, और वैसा ही वाइट फ्लावर लिया गया, ठीक है। F1 में क्या हुआ, जो हमारे पास आया वो पिंक कलर का आया। और जब उस F1 वाले को, यहाँ पे देखना, जब उस F1 वाले को सेल्फ पॉलिनेट कराया गया ना, खुद से उसको सेल्फिंग कराई गई, तो F2 में क्या मिला हमें एक प्रॉपर रेड मिला, और हमें वहाँ पे 2 पिंक मिले और एक वाइट मिला। यहाँ पे जो जीनोटाइप रेशोज हैं वो एग्जैक्टली जैसा हम एक्सपेक्ट करते किसी भी मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड से वही था। लेकिन जो फिजिकल वाला रेशो है, मतलब जो फिनोटिपिक वाला रेशो है, वो चेंज हो गया है, क्योंकि मेंडल ने क्या, हमने वहाँ पे देखा था 3:1 का था, जिसमें डोमिनेंट और रिसेसिव का रेशो था। तो व्हाट हैपेंड वाज दैट कि जो आर है, आप देखो यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर ये है ना हमारे पास, जो कि आपका पिंक कलर का है। तो इसमें हुआ क्या कि आर जो है वो पूरी तरीके से इस छोटे आर के ऊपर डोमिनेट नहीं कर पाया। इससे क्या हुआ, दिस मेड इट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश, इससे ये जो आर था ये पिंक कलर का बना बजाय रेड या वाइट के, ठीक है। अब हमें इसका ये जो कॉन्सेप्ट हमने देखा, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि आखिर ये क्या कहते हैं, ठीक है। व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस, एग्जैक्टली डोमिनेंस होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये इसका स्नैपड्रैगन का दिखाया हुआ है। ये वाई आर कैसे कुछ एलील्स जो होते हैं वो डोमिनेंट रह जाते हैं, कुछ रिसेसिव हो जाते हैं। इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि एक जीन जो है वो क्या करता है। एवरी जीन, जैसा कि आप जानते हैं बाय नाउ, उसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो कि एक पर्टिकुलर ट्रेट को, पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, अगर कोई ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है, वहाँ पे 2 कॉपीज होंगी हर जीन की, मतलब पेयर ऑफ एलील के तौर पे होगा, ठीक है। नाउ दीज 2 एलील अब ये जो 2 एलील्स हैं ये हमेशा आइडेंटिकल नहीं होंगी, जैसा कि आपने हेटेरोजाइगोट का केस देखा है। वन ऑफ देम हो सकता है कि एक अलग हो, किसी चेंजेस की वजह से जो उसमें हुआ उसकी वजह से वो अलग हो गई हो। तो ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, विच मॉडिफाइज द इंफॉर्मेशन। अब हमने क्या देखा, एलील क्या होता है, एलील आपका एक अलग फॉर्म, उसी का एक फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसमें वही बोला है कि हो सकता है जब हम हेटेरोजाइगोट वाली कंडीशन भी हमने देखी, जिसमें दोनों एलील अलग अलग होते हैं, आइडेंटिकल सेम नहीं होते, और ऐसा कुछ चेंजेस की वजह से होता है जिसके अंदर वो गए हों, जिससे कि जो इन्फॉर्मेशन उनके अंदर थी वो भी मॉडिफाई हो गई हो। अब इसमें हम एक एग्जाम्पल लेंगे और आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि जीन का एग्जाम्पल लेंगे जिसमें कि इन्फॉर्मेशन है, एक जीन है जो कि इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है, एंजाइम को प्रोड्यूस करने की इन्फॉर्मेशन है उसमें, ठीक है। नाउ देयर आर 2 कॉपीज ऑफ जीन, द 2 एलिलिक फॉर्म्स, ठीक है। जैसे हम एज्यूम करते हैं एज इज मोर कॉमन दैट कि जो नॉर्मल एलील होगा वो नॉर्मल एंजाइम बनाएगा जो कि ज़रूरत है ट्रांसफॉर्म करने के लिए सबस्ट्रेट को। जैसा कि आपने एंजाइम और सबस्ट्रेट का रिलेशन देखा होगा कि एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें ही बोला है कि अगर नॉर्मल एलील होगा तो नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस होगा जो कि क्या करेगा,
ट्रांसफॉर्म करेगा इस सबस्ट्रेट को और प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थ्योरेटिकली जो मॉडिफाइड एलील है वो 3 चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। एक तो पहला नॉर्मल या फिर लेस एफिशिएंट एंजाइम। अब इसमें देखो, जैसे इनके कहने का मतलब क्या है, अगर हम देख लेते हैं कि इन्होंने क्या बोला, एलील क्या होता है, जैसे कि अभी हमने ये देख रहे थे ना कि अगर टॉल का केस होता है या फिर ड्वार्फ का केस होता है तो उसमें जो ये है, ये क्या है, टॉल को हम टी से रिप्रेजेंट करें, उसी का मॉडिफाइड वर्जन ये स्मॉल टी है। ठीक है, तो अब आप समझ में आ रहा होगा आपको। तो एंजाइम बनाने के लिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, मान लो मैंने कैपिटल ई और स्मॉल ई लिया है। ठीक है, ये जो है अगर कैपिटल ई ये आपका नॉर्मल है जिससे कि आपका प्रॉपर एंजाइम बनेगा। अब इसी में कुछ मॉडिफिकेशन हो गई तो ये स्मॉल ई हो गया है। अब ये जो मॉडिफाइड एलील है ये किन किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा ये बताना है यहाँ पे। तो हो सकता है कि ये भी नॉर्मल ही एंजाइम बनाए या फिर थोड़ा सा लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाए या फिर इसकी वजह से नॉन फंक्शनल एंजाइम बने या फिर इसकी वजह से कोई एंजाइम ही ना बने। ये 3 केस हो सकते हैं जो कि, क्योंकि देखो ये जो नॉर्मल वाला है ना, ये तो नॉर्मल है लेकिन इसी का मॉडिफाइड वर्जन, अब ये 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो नॉर्मल बने, या तो लेस एफिशिएंट हो, या तो नॉन फंक्शनल, या फिर एंजाइम ही ना बने। ठीक है, आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब पहले केस में क्या होगा, पहला केस हमने क्या देखा था, मैंने ले लिया ये वाला था आपका हेट्रोजाइगस वाली कंडीशन, जो कि ये आगे चल के एंजाइम बनाती अगर ये नॉर्मल केस होता तो। ठीक है, मतलब इसमें क्या बोला इनने कि पहले केस में जो मॉडिफाइड एलील है वो अनमॉडिफाइड के इक्वल है। ये आपका अनमॉडिफाइड है जो कैपिटल ई है और ये वाला मॉडिफाइड वर्जन है इसी का। तो अगर ये जो मॉडिफाइड वर्जन है ये अनमॉडिफाइड के ही बराबर होगा तो फिर आपका सेम फिनोटाइप या फिर सेम ट्रेट बनेगा और आपका जो सबस्ट्रेट में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी जिसकी वजह से, मतलब एंजाइम बनेगा और एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलकर आपका प्रोडक्ट बना देगा, मतलब नॉर्मल होगा सब कुछ। ठीक है, और ऐसे इक्विवेलेंट एलील पेयर बहुत कॉमन होते हैं। लेकिन अगर एलील जो है वो नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाता है या फिर एंजाइम ही नहीं बनाता, मतलब ये जो है इसमें चेंज आने की वजह से यहाँ पे कोई एंजाइम ही नहीं बन पाया। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा सा राइटिंग की प्रॉब्लम हो रही होगी बट मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि अभी मैं हाथ से ही लिख रही हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मतलब अगर समझ लो कि इसकी वजह से, इस मॉडिफाइड इसकी वजह से, एलील की वजह से आपका नॉन फंक्शनल या फिर एंजाइम ही नहीं बनता, तो जो फिनोटाइप होगा वो भी तो अफेक्टेड होगा ना, क्योंकि जो फिनोटाइप या ट्रेट है वो आपका किस पे डिपेंड है, वो आपका अनमॉडिफाइड एलील पे डिपेंड हो जाएगा पूरा का पूरा, है ना। और जो अनमॉडिफाइड फंक्शनल एलील है जो ओरिजिनल फिनोटाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपका डोमिनेंट एलील होगा और जो मॉडिफाइड वाला है वो जनरली रिसेसिव एलील होगा। इसीलिए इस एग्जाम्पल में जो रिसेसिव ट्रेट है इज सीन ड्यू टू नॉन फंक्शनल, या फिर यहाँ पे ऐसा हुआ है कि एंजाइम ही नहीं बन पाया है, तो जो पूरा का पूरा ये था इसके ऊपर पूरा भार आ गया, तो ये जितना एक्सप्रेस हो सकता था इसने उतना एक्सप्रेस हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इसके बाद को डोमिनेंस हम लोग नेक्स्ट क्लास से देखेंगे, तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।